1857 का विद्रोह और उसके परिणाम, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हमें जानना है। अगर हम 1857 का विद्रोह का कारण पढ़ लिए, उसकी असफलता को जान गए, तो इसका प्रभाव या इसका परिणाम या इसका रिजल्ट क्या हुआ यह भी जानना होगा। तो यह मुझे बताने की बहुत हड़बड़ी थी, इसलिए मैं तुरंत आपके सामने हाजिर हूँ और आप फिर से हमारे चैनल पर हाजिर हैं। हमारे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखने की कृपा करें, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। साथ ही साथ लाइक करें, कमेंट करें, बहुत अच्छी बात, ना करें तो भी कोई बात नहीं। तो चलिए हम काम की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के परिणाम, यह परिणाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इस अध्याय का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 साल पूरे कर लिए। इस विद्रोह 1857 का विद्रोह हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक संस्था थी और जिसने भारत की राजनीति में भी अपना हस्तक्षेप करके एक प्रकार से पूरी राजनीति पर अपना अधिकार कर लिया था, तो यह एक बहुत बड़ी घटना थी। और इन 100 सालों के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बहुत सारे काम किए गए। मैक्सिमम काम जो थे वो भारतीयों के विरोध में ही थे। कुछ काम ऐसे भी किए इन्होंने जो भारतीयों के हित में थे, बहुत कम काम थे। ये भी काम उन्होंने अपने हित को ही लिस्ट में डाल के किया था, अपने हित के लिस्ट में, लेकिन इत्तेफाकन वह भारतीयों के हित में हुए। बहुत थोड़े काम थे और हमने देखा क्या विद्रोह हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल पूरे होने पर विद्रोह होता है और विद्रोह पूरी तरह सफल नहीं हो पाता है। अब आगे क्या होता है यह जानना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो केनिंग थे। अब प्रशासन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के एक क्षेत्र के बाद दूसरे क्षेत्र पर अपना अधिकार करते हुए पूरे भारत को अपने चपेट में ले लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बोर्ड ऑफ काउंसिल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दो समिति थी, दो, और इनके द्वारा ही यहाँ पे शासन होता था। अब 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं चलेगा, हटो। अब सीधे सम्राट, क्राउन, ब्रिटिश ताज के द्वारा भारत में अब शासन चलेगा। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अब चली गई और शासन का भार ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आ गया, भारत के शासन का भार। यह एक बहुत बड़ी घटना थी, यह एक बहुत बड़ा परिणाम था, एक बहुत बड़ा रिजल्ट था 1857 की क्रांति का। और अब भारत मंत्री नियुक्त किया गया ब्रिटिश ताज के द्वारा और इसकी सहायता करने के लिए 15 सदस्यों की काउंसिल बनाई गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो शासन व्यवस्था है उस पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारत का शासन निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, ब्रिटिश राज के हाथ में चला गया। अब पार्लियामेंट द्वारा यहाँ का शासन होने लगा और जो यहाँ पे प्रतिनिधि नियुक्त हुए वह वहीं के द्वारा नियुक्त थे, उनसे ब्रिटिश ताज के द्वारा ही नियुक्त थे।
तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी शासन काल। तो जैसा कि हमने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी थी, जिसने यहाँ आकर के यहाँ की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर क्षेत्र पर, धार्मिक हर क्षेत्र पर अपना हस्तक्षेप कर यहाँ के लोगों को, यहाँ के इस देश को परेशान कर रही थी। ये जो अधिकारी आते थे, ये गवर्नर जनरल जो आते थे, यह स्वार्थी होते थे, लालची होते थे, भ्रष्ट होते थे। इन लोगों ने अपनी लोलुपता से, अपने लालच से, अपनी भ्रष्टाचार वाली नीति से इन्होंने यहाँ पे खूब राज किया। अब इनका शासन यहाँ समाप्त हो गया और अब ये यहाँ से चलते बने। यह एक बहुत बड़ा परिणाम था। अब हम बात करते हैं परिवर्तित शासन नीति। 2 अगस्त को ब्रिटिश शासन द्वारा यह घोषणा की गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश ताज का शासन होगा। और इसके बाद हम देखते हैं 1858 में रानी, उसने एक घोषणा पढ़ी, घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी नीति से हमें अवगत कराया, हम बताया कि हम भारतीयों के प्रति इस तरह का विचार रखते हैं। उन्होंने लिखा कि बहुत माने ईश्वर की असीम अनुकंपा से भारत में जब शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, तब हम और हमारी सरकार, हमारी शासन व्यवस्था यानी ब्रिटिश ताज भारतीयों के हित के लिए काम करेगी, वह उसे संतुष्ट रखेगी, वह उसे ऐसा काम करेगी कि भारतीय कृतज्ञ हों। तो इस तरह से उन्होंने जो भाषण दिया, उन्होंने जो घोषणा की, यह एक बहुत बड़ी बात थी। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ऐसी बातें किसी ने नहीं की थी कि भारतीयों के हित की बात की जाएगी, भारतीयों की संतुष्टि की बात की जाएगी, भारतीयों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। ऐसी बातें ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के द्वारा कभी नहीं की गई थी। और अब रानी द्वारा ऐसी बातों का घोषणा एक बहुत बड़ी बात थी। उसने कहा कि अब जो पहले हम लोग हस्तक्षेप की नीति अपनाते थे, उसे अब नहीं किया जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने देखा, ब्रिटिश शासन ने देखा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसमें कारण क्या था। देशी रियासतों को, राजाओं को, इनको असंतुष्ट करके, अप्रसन्न करके इन लोगों ने अपनी आफत बुलाई थी। यह बात समझ में आ गई थी कि अगर हमें भारत में खुश रहना है, सिर्फ फायदा कमाना है, तो हमें भी दिखाने के लिए इन राजाओं को, इन रियासतों को, इन जमींदारों को खुश रखना होगा। इसकी यह बात उन्होंने जान ली और इसके लिए उन्होंने बहुत अपनी नीति में, शासन नीति में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन किया कि अब हस्तक्षेप नहीं होगा। हमारी शासन व्यवस्था के द्वारा किसी राजा में के यहाँ, किसी रियासत के यहाँ किसी तरह की राजनीतिक टांग नहीं उसमें घुसड़ी जाएगी, ना घुसड़ी जाएगी। दूसरी बात जो है, जो हड़प नीति डलहौजी ने अपनाई थी, उसे समाप्त किया गया। जो गोद लेने की प्रथा पर जो उसने पाबंदी लगाई थी, वो भी हटा दिया गया। कहने का मतलब है कि ब्रिटिश शासन ने इन सबको समझा कि अगर हम ये सब करेंगे तो सीधे इन लोगों की नजर में दुश्मन हो जाएंगे और ये हमारे विरोधी हो जाएंगे, अतः हमें इन्हें खुश करके रखना है। तो यह जो मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया गया, ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय इतिहास के संदर्भ में, अंग्रेजी जो घोषणा की गई थी, यह भले इसको पूरा नहीं किया गया, ये बात सिर्फ कही गई कि भारतीयों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा, उन्हें संतुष्ट किया जाएगा, उन्हें कभी भी असंतुष्ट नहीं होने दिया जाएगा, उन्हें रोजगार की उनकी व्यवस्था की जाएगी, शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, हर स्तर पर
उनका विकास किया जाएगा। ये बात कही गई, ये उतारी नहीं गई जमीन पर, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 1919 के अधिनियम तक ये जो है अधिनियम यह एक आधार बना रहा। तो इस तरह से अब बहुत सारे राजे निश्चिंत हो गए कि चलो अब अंग्रेज हमारे पास आकर के झूठ मूठ की हमसे संधि ना करेंगे, हमें उकसाएंगे नहीं, हमें लड़ाएंगे नहीं और हमारे रियासत को अपने में नहीं मिला लेंगे। इस बात से जो है उन्हें निश्चिंतता मिल गई। बहुत सारे जमींदार थे, बहुत सारे तालुकेदार थे जिनके पास बड़ी बड़ी भूमि थी, वो भी अब निश्चिंत हो गए। और अंग्रेज उन्होंने अपनी शासन नीति के अंतर्गत परिवर्तन करते हुए जो राज्य उसमें मिल गए थे वो तो मिल ही गए थे, बाकी जो बचे हुए राजा थे उन्हें एक प्रकार से अपना बना लिया, धोखा देके उसे एक प्रकार का अपना भक्त बना लिया और उसके द्वारा वह अपना स्वार्थ साधने लगे। तो इस तरह से जो शासन नीति थी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। ये राजे रजवाड़े, तालुकेदार, जमींदार अब अंग्रेजों के कठपुतली हो गए, हाथों के उनके चमचे हो गए। जमींदार जो हैं वह भी अंग्रेजी शासन का साथ देने लगे और इसके बदले में वह जो भारत अपने देश के जो किसान हैं, जो आम जनता है, उसका शोषण करने लगे। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन था 1857 के विद्रोह के बाद। सैनिक नीति में परिवर्तन हम देखते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ यह सैनिक छावनी से ही उठ के आया। सैनिकों की तरफ से ही इसकी शुरुआत हुई। कारतूस का प्रयोग यहीं से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। कहने का मतलब कि सैनिकों ने आगे बढ़कर इस विद्रोह में अपनी भूमिका अदा की। इसके बाद अंग्रेजों को इन सैनिकों पर अविश्वास हो गया। हमने पढ़ा कारण में कि अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बहुत कम होती थी, भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत अधिक होती थी। ऐसा होता था कि अगर पहले एक अंग्रेज है तो 5 भारतीय होते थे, ये रेशियो था। अंग्रेज और भारतीयों का रेशियो ये होता था। अब सुधार कर दिया गया, अब एक अंग्रेज है तो 2 भारतीय है, ये सिस्टम में ले आया गया। उन पर अविश्वास होने का एक परिणाम यह भी निकला कि जो तोपखाने होते थे वह भारतीयों के हाथ से ले लिए गए। उन्हें एक तरह से एकजुट होने से रोकने के लिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, स्थान के नाम पर सब उन्हें जो बनाया जाता है रेजिमेंट, वो बनाया गया। यह उन्होंने इसलिए किया कि इनमें एकता ना हो जाए। ये नहीं कि अवध के, बंगाल के, मद्रास के सभी लोग एक साथ हो जाएं और सब में जो है एक राष्ट्रीयता की भावना आ जाए और ये अपने अपने क्षेत्रों में यह फैला दें। तो यह एक साजिश थी उनकी कि उन्होंने सैनिक क्षेत्र में ध्यान दिया कि आगे इस तरह की बात ना हो और अंग्रेजों की संख्या, अंग्रेजी सैनिक की संख्या बढ़ा दी गई। पहले हमने क्या देखा कि अंग्रेज सैनिक एक जगह रहते थे, भारतीय सैनिक एक जगह रहते थे। अब ऐसा नहीं होने लगा। अब अंग्रेज और भारतीय एक ही छावनी में रहते थे। ये अलग बात है कि उनकी व्यवस्था अलग होती थी, इनकी व्यवस्था अलग होती थी। इससे यह हुआ कि कोई अगर किसी तरह का षड्यंत्र करे, कोई किसी तरह की चालबाजी करे तो वह छुप नहीं सकता था। तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन था सेना में। परस्पर घृणा की वृद्धि 1857 के विद्रोह में हमने क्या देखा? अंग्रेज और भारतीय दोनों आमने सामने हो गए और दोनों ने जितनी क्रूरतम वारदात हो उसे उन्होंने अंजाम दिया। उन वारदातों को अंग्रेजों के जो के यहाँ की जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ। भारतीय महिलाएं, बच्चों, वृद्धों, सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ।
कहने का मतलब है दोनों आमने सामने इस तरह आए और इस तरह खून के प्यासे होकर के एक दूसरे से भिड़ गए कि दोनों के मन में अब विद्रोह के बाद एक खटास, एक घृणा का भाव पैदा हो गया। दोनों के मन में अब एक दूसरे के प्रति एकदम से नफरत, और दोनों में 36 का आंकड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे पर विश्वास करने पर कतई विश्वास नहीं रखने लगे। भारतीय रियासतों को रियायत, जैसा कि मैंने बताया कि अब ब्रिटिश शासन के द्वारा कहा गया कि हस्तक्षेप मत करो। क्यों हस्तक्षेप करते हो यहाँ के राजाओं पर, यहाँ के रियासतों पर? तो ये जो राजा थे, ये जो देशी रियासत के शासक थे, ये निश्चिंत हो गए कि चलो अब हम लोग इससे मुक्त हैं। अब वो अंग्रेजी शासन के हिमायती हो गए, उनके समर्थक हो गए। जैसा कि मैंने बताया, ये अंग्रेज जमींदार और तालुकेदार जो हैं, ये भी अंग्रेजों के समर्थक हो गए। अंग्रेजों ने इस तरह की कूटनीति अपनाई कि ये सब उनके चमचे, उनके अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम बन के रह गए, और इनके द्वारा उन्होंने अपना स्वार्थ साधना शुरू किया और साधते गए। धार्मिक सामाजिक हस्तक्षेप समाप्त हो गया। हमें याद है कि किस तरह बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया, किस तरह विधवा विवाह शुरू किया गया। ये सब बात भारतीयों के हित में की गई थी, लेकिन भारतीयों को यह बातें मंजूर नहीं थी। इसके कारण भी भारतीय अंग्रेजों को गलत निगाह से देखते थे कि ये हमारे धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, हमारी परंपराओं पर प्रहार कर रहे हैं, या हमारे दुश्मन है, हमारे हर व्यक्तिगत बातों पर भी इनका हस्तक्षेप है। यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। अंग्रेजी शासन ने कहा, क्यों इन सब बातों पर ध्यान देते हो, छोड़ो, उन लोग जो कर रहे हैं करने दो, इन सामाजिक धार्मिक रहने दो उन लोग को। धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे हम लोग को कुछ नहीं करना, हम लोग को अपना काम करना है। तो इस तरह से उनका इधर से खत्म हो गया। 1861 का अधिनियम बना। उस अधिनियम में भारतीयों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई। भारतीयों को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, उन्हें कहने का मतलब है कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो 1861 में बात कही गई, इससे फायदा भी हुआ। बहुत सारे स्कूल कॉलेजों में जो इनको सीट दिया गया, प्लस लोग पढ़ने लिखने में आगे हो गए, एक प्रकार से उनका विकास होने लगा। साथ ही साथ जो भारतीय थे अब अंग्रेजों के समर्थक हो गए, उनके मानसिकता में उनके गुलाम हो गए। उन्हें लगने लगा कि सही में अंग्रेजी सरकार हम लोगों के शुभचिंतक है, हम लोगों के हित की सोचती है। तो यह 1861 का अधिनियम एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया। अर्थव्यवस्था में बदलाव, ये जो युद्ध हुआ, विद्रोह हुआ, इसमें बहुत घाटा हुआ। घाटा तो हिंदू भारतीयों को भी हुआ, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि बहुत घाटा हो रहा है, अब इसे कैसे पूरा किया जाए। तो पहले लाइसेंस टैक्स दिया जाता था, लेकिन अब पहली बार जिसकी वार्षिक आमदनी 300 रुपए से अधिक है, उसे इनकम टैक्स देने की व्यवस्था शुरू हुई। इसके अलावा और भी कई उपाय किए गए, जिससे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, जो अंग्रेजी शासन की अर्थव्यवस्था है भारत में, वह मजबूत हो, ताकि यहाँ पर वह अपना सुचारू रूप से शासन चला सके। राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास, 1857 का जो विद्रोह था, इसके बाद राष्ट्रवादी भावना का जन्म होना शुरू हुआ। इससे पहले हम देखते हैं कि वो वाला भाव नहीं था कि राष्ट्र के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। जो भी था वह स्वार्थ से संबंधित था। लेकिन अब राष्ट्रीयता की भावना आने लगी। जो 1961 का अधिनियम बना, 58 में जो रानी ने घोषणा की, इन सब के द्वारा भारतीयों के का जो विचार था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब उनकी चिंतन शैली, उनका सोच
बहुत बदल गया और ये लोग राष्ट्रवादी होने लगे और भविष्य में जो राष्ट्रीय आंदोलन चला उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। कहा भी गया है, एक विद्वान एक अंग्रेज इतिहासकार ने कहा है कि 1857 का विद्रोह जो है यह एक भारतीयों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली था। इसके बाद भारतीयों में एक नया परिवर्तन आया। अब हम बात करते हैं कि एक बहुत बहुत बड़ा परिणाम क्या था कि मुगल शासन का अंत हो गया। मुगल शासन अब तक बहादुर शाह जफर तक भारत में मुगल शासन कायम था, लेकिन 1857 जिसमें अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने भी भाग लिया था, गिरफ्तार हो गए, उनको रंगून भेज दिया गया। 1863 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब उन्हें गिरफ्तार करके भेज दिया गया उसी समय यहाँ पे मुगल शासन का अंत हो गया और यह एक बहुत बड़ा अध्याय मुगल शासन जो था वह समाप्त हो जाता है। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। मुगल शासन को ये करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए जो संगठित हुए थे, हिंदू और मुसलमान दोनों इस विद्रोह में थे, लेकिन मुसलमानों की भूमिका बहुत अधिक थी क्योंकि वह पुनः मुगल शासन को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। इस बात को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों में भी एक विभेद उत्पन्न हो गया था, क्योंकि मुसलमानों का कहना था कि जिस तरह से हम लोगों ने विद्रोह में भाग लिया था उस तरह से हिंदुओं ने भाग नहीं लिया था। चूंकि ये बात भी सही है कि मुसलमानों की तरह भारत में जो मुसलमान थे उस समय, उन लोगों ने जिस जोश से इस आंदोलन में भाग लिया था, हिंदुओं ने उतने जोश से, उतने आगे बढ़कर भाग नहीं लिया था। इसके बाद एक और परिणाम निकला कि हिंदू मुस्लिम के बीच भी एक खाई बन गई, दोनों एक दूसरे पर अविश्वास करने लगे। तो इस तरह से 1857 का विद्रोह बहुत बड़े बड़े परिणाम देकर के गया, जिसका असर आगे पड़ा और हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन की कैसे शुरुआत हुई। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में हम एक बार चर्चा कर दें बहुत संक्षेप में कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में बहुत बार चर्चा होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जॉन लॉरेंस जो है, उनका कहना था कि यह सैनिक विद्रोह था क्योंकि इसमें असंतुष्ट सैनिकों ने भाग लिया था और बहुत ज्यादा आम जनता की या किसी और की सहभागिता नहीं थी। बहुत लोगों ने कहा यह काले गोरों का युद्ध है, भारतीय काले हैं, अंग्रेज गोरे हैं, उनका युद्ध था। बहुत लोगों ने कहा कि यह ईसाई धर्म और हिंदू धर्म या भारत के धर्म के आमने सामने था, इस जो विद्रोह था। बहुत लोगों ने कहा कि यह जो है मुसलमानों का विद्रोह था मुगल शासन को बरकरार रखने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे विद्वानों ने, इतिहासकारों ने इस विद्रोह के स्वरूप की चर्चा की है, लेकिन फिर भी आधुनिक भारतीय इतिहासकार 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन कहते हैं। यह बात हमें याद रखना चाहिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में एक बहुत बड़ी घटना थी। इसके साथ ही मैं आज समाप्त करती हूँ इसे।